इंपॉर्टेंट है। इस वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं, देखो ये ऊपर वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांकुर, ये वाला भाग हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलांकुर, मूलांकुर। ठीक है, अब ये मूलांकुर और प्रांकुर का काम क्या है, यही तो है, आगे जाके जब ये और विकसित होगा तो इस प्रांकुर से क्या निकलेगा, इस प्रांकुर से ये प्रांकुर आगे विकसित होकर तने का निर्माण करेगा। यानी हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप प्रिपरेशन भी करते चले जा रहे होंगे। अपनी बोर्ड परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं और धीरे धीरे ये टाइम कैसे चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप साथ साथ में पढ़ते रहें, प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहें, है ना। आपको प्लेलिस्ट में एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा क्लास 10th का, जो कि आपके लिए बहुत इसेंशियल साबित होगा। अगर आप उस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको डिटेल से हमने सॉल्व किया है। तो आप पहले उसको भी देख सकते हैं, है ना, ताकि आपकी प्रिपरेशन को आपको पता चले। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, किसका, पादपों में लैंगिक जनन का। पादपों के लैंगिक जनन के पार्ट 1 में हमने देख लिया था पुष्प के विभिन्न प्रकार और साथ में उसके कौन कौन से भाग होते हैं और हर एक भाग का क्या फंक्शन है ना। फिर हमने जननांगों के बारे में अध्ययन किया कि जो मादा जननांग है उसके कौन कौन से भाग होते हैं और नर जननांग के कौन कौन से भाग होते हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में प्राप्त कर ली थी। साथ में हमने परागण के बारे में भी पढ़ा था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। नहीं देखी है वीडियो तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ सकते हैं। आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आगे की प्रक्रिया, परागण के बाद क्या होता है। ठीक है, तो हमने परागण में पढ़ लिया था कि जो एंथर है ना, हमारा जो नर भाग होता है पौधे का, नर भाग में परागकोश से परागकण निकलते हैं। ये परागकण मैच्योर होके कहाँ पे, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम परागण प्रक्रिया बोलते हैं। 2 प्रकार से हो सकता है ना, स्वपरागण या परपरागण। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अब ये यहाँ पे पहुंच गया है परागण। देख आगे की प्रोसेस क्या होगा। अब इस परागकण जो है वो हमारा नर युग्मक है। अब इस नर युग्मक को इस मादा युग्मक में भी तो पहुंचना है, यहां से यहां तक की दूरी अभी भी इसको ट्रेवल करनी है ना। तो अब यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगा। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चित्र को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जो स्त्री केसर का जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड का स्ट्रक्चर क्या है वो देखने लायक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए इसको, संरचना को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो इसका जो बीजांड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। बीजांड आगे वृद्धि कर कर इस तरीके की संरचना बनाता है, जिसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक अंड कोशिका दिखाई देगी, ये अंड कोशिका होगी। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारे मादा युग्मक मिलते हैं आपको इस बीजांड में, लेकिन एक ही युग्मक है जो आगे क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, नई संतति उत्पन्न करेगा, जिसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब इस अंड कोशिका के अलावा इस बीजांड में आपको इस तरीके के 2 संरचनाएं और दिखाई देंगी, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बस 2 चीजें आपको याद रखनी है इस प्रक्रिया में। और साथ साथ में और भी संरचनाएं दिखाई देती हैं, मादा युग्मक ही है, सारे के सारे मादा युग्मक ही है ना। इनके नाम आपको याद नहीं रखने, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे क्लास 12th में तो इसकी पूरी संरचना, हर एक कोशिकाओं के बारे में आप लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो संरचना है इस तरीके की, इस पूरी संरचना को हम लोग बोलते हैं बीजांड। ये बीजांड का स्ट्रक्चर है, ये वाला यहाँ पे। ठीक, अब इस बीजांड वाले स्ट्रक्चर में ही, अब इसको अगर हम पूरा अंडाशय बनाएंगे तो अंडाशय कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ये अंडाशय कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और इसके ऊपर हमने ये बना दिया वर्तिकाग्र। ठीक है, तो इसके 3 भाग हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका क्या, वर्तिकाग्र,
काग्र, जहां पे क्या पॉलन ग्रेन आया है ना, परागकण आया है, ठीक है, परागण माध्यम से। और ये पूरा भाग इसको क्या बोलेंगे, वर्तिका बोलेंगे। और क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, ये अंडाशय हो जाएगा पूरा। और अंडाशय के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, ये पूरा भाग जो है बीजांड कहलाता है। ठीक, ये सारी संरचना हमने पहले वाले में देख रखी है, बस इसको मैंने आवर्धित करके आपको दिखाया है। इस बीजांड के अंदर अंड कोशिका है। अब इस अंड कोशिका तक जो है किसको पहुंचना है, इस अंड कोशिका तक किसको पहुंचना है, परागकण को पहुंचना है। आपको पता है कि परागकण जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, इस जगह पे परागकण पहुंच चुके हैं, है ना। बहुत सारे परागकण आएंगे, लेकिन जो सुटेबल वाला होगा, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होंगे बहुत अच्छे से, और जो वाइबल होगा, है ना, वही अंदर आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रक्रिया क्या होगी, जैसे ही परागण के पश्चात परागकण यहाँ पे पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तब क्या होगा, वर्तिकाग्र क्या करेगी, सबसे पहले इसको पहचानेगी, है ना। सबसे पहले इसको, इस परागकण को पहचानेगी कि क्या यही इसी जाति का परागकण है। अगर हाँ, तब ये क्या करेगी, तब यहाँ से कुछ रसायन स्रावित करने वाली है। ये क्या करेगी, यहाँ पे रसायन स्रावित करेगी, जिसकी वजह से ये जो परागकण है ये एक छोटी सी नलिका विकसित करेगी। ठीक है, छोटी सी नलिका विकसित करने वाली है। इस नलिका का क्या नाम है, इस नलिका का नाम है पराग नलिका, पराग नलिका। ठीक है, पराग नलिका का विस्तार करेगी, है ना, विकसित करेगी। अब ये पराग नलिका एक ऐसी संरचना है जो क्या करेगी, इस परागकण के अंदर क्या है, उपस्थित दो नर युग्मक है ना, उन दो नर युग्मक को इसको पहुंचाना है, कहां पे, अंड कोशिका में पहुंचाना है, अर्थात बीजांड में लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, इस पराग नलिका के द्वारा लेके चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट संरचना है, याद रखिएगा। हमने क्या कहा कि परागकण जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र क्या करती है, इस परागकण को पहचानती है और कुछ रसायन स्रावित करती है, जिससे क्या होगा, एक नलिका का विस्तार हो जाता है। इस नलिका को हम पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका में दो नर युग्मक, है ना, दो नर युग्मक इस नलिका के साथ साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, और आगे की ओर बढ़कर ये पूरी लंबी नलिका पहुंच जाती है कहां पे, बीजांड के यहाँ पे, है ना, बीजांड में प्रवेश करती है कुछ इस तरीके से। ठीक, ये पराग नलिका आगे बीजांड में प्रवेश करेगी। यहाँ पे इस बीजांड में प्रवेश करेगी, है ना। इस बीजांड में इस पराग नलिका में क्या है, दो नर युग्मक हैं। अब इनमें से अब ये नर युग्मक क्या होगा, इस मादा युग्मक के साथ, या जिसको हम लोग अंड कोशिका बोल रहे हैं, इसके साथ क्या करेगा, संलयित होगा। इस संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन, है ना। अब परागण के बाद परागण के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन अर्थात जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जहां पे क्या होगा, मादा युग्मक का नर युग्मक के साथ संलयन होगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक नर युग्मक, जो पहला नर युग्मक होगा, नर युग्मक किसके साथ संलयित होगा, मादा युग्मक के साथ, मादा युग्मक, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ संलयित होगा, अंड कोशिका के साथ संलयित होगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, आगे जाके ये जब संलयन हो जाएगा इनका, तो संलयन होने के बाद क्या बनाएगा, युग्मनज बनाएंगे। ठीक है, युग्मनज। अब देखिए, जो नर युग्मक होगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब अगुणित होगा, जहां पे गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट से आधी रह जाती है, उसको हम लोग अगुणित बोलते हैं या हैप्लॉइड बोलेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या लैंगिक जनन का यही तो खास बात है, जहां पे युग्मक के द्वारा आधे गुणसूत्र ही माता से और आधे गुणसूत्र पिता से पहुंचते हैं, है ना। उसके बाद संलयित होकर एक पूर्ण क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या बराबर हो जाती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, तो युग्मनज ये क्या है, एन है, यानी कि अगुणित है, ये भी कैसा होता है, अगुणित होता है, और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, युग्मनज, यानी कि ये कैसे होंगे, द्विगुणित होंगे। ठीक है, मींस अगर मान लीजिए कि अगर क्या होता, ये अगर हम इसको मनुष्य मान ले, तो मनुष्य के स्पर्म में कितने 23 गुणसूत्र, यहां से मादा में 23 गुणसूत्र आते हैं, और टोटल कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र पूरे हो जाते हैं। ठीक है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने कहा कि इस पराग नलिका के द्वारा एक नर युग्मक है ना किसके साथ, अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है। संलयित होने के बाद क्या बनाता है, युग्मनज, है ना। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। क्या कहलाता है, जाइगोट कहलाता है। यही जाइगोट या युग्मनज आगे वृद्धि कर कर क्या बनाता है, भ्रूण बनाएगा, है ना, भ्रूण बनाएगा। और यही भ्रूण क्या है, नया, ये नई संतति है। इसी भ्रूण को हम लोग क्या बोलेंगे, नई संतति। ये आगे जाके नया पौधा विकसित करेगा, है ना, भ्रूण हो जाएगा। बहुत कोशिका विभाजन होगा, उसके बाद नई संतति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक। हमने कहा कि दो नर युग्मक है ना वो पराग नलिका के द्वारा आते हैं, ठीक है। तो दूसरा कहा जाएगा, तो दूसरा क्या होगा, जो दूसरा नर युग्मक है अब वो किसके साथ संलयित हो जाएगा, अब वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। याद रखिए कि हर एक कोशिका या हर एक नाभिक जो है वो कैसा है, अगुणित है ना, यानी कि हैप्लॉइड है। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड आ जाएगा, है ना। यहाँ पर देखोगे कि मादा युग्मक कैसा था, हैप्लॉइड था। एक नर युग्मक आया, संलयित हो गया, ये भी कैसा है, हैप्लॉइड है। तो ये मिलकर के क्या बना दिए, डिप्लॉइड बना दिए, है ना, द्विगुणित बना दिए। अब जो अगला नर युग्मक था वो संलयित हो जाएगा किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, ठीक। यहाँ पे इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं। दूसरा नर युग्मक अब क्या होगा, जो नर युग्मक है दूसरा वाला, सेकंड लिख लेते हैं इसको, कि जो सेकंड नर युग्मक है वो किसके साथ, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित होकर क्या बनाएगा, एक और संरचना बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक, ये संरचना बना लेंगे। और जो कि होती है प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक कैसी होती है, त्रिगुणित होती है, 3N होगा, ठीक है, त्रिगुणित होगा। यानी कि जो क्रोमोसोम्स नंबर होंगे, मान लीजिए किसी के शरीर में, जैसे हमारे शरीर में अगर 46 क्रोमोसोम है, अगर कोई कोशिका त्रिगुणित है, इसका मतलब क्या है, N, यानी कि 23 + 23 + 23, इतने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। 46 में 23 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 69 लगभग, है ना। तो वो संरचना हो जाएगी। समझ में आ गया होगा ये कैसे, ठीक। तो इतने क्रोमोसोम गुणसूत्र हो जाएंगे। अब ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष नाभिक है, इसका कार्य क्या है, ये आगे चल के क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। भ्रूणपोष जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये एक ऐसा आगे विभाजित होकर ये एक ऐसा ऊतक बनाएगा, ये क्या है, आगे जाके ऊतक बनाता है। ये ऊतक कैसा होता है, न्यूट्रिटिव, यानी कि पोषक ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषक ऊतक। यानी कि ये जो भ्रूण होगा, ये भ्रूण आगे विकसित होने के लिए क्या चाहिए, इसको पोषक पदार्थ चाहिए। तो पोषक पदार्थ कौन प्रदान करेगा, ये भ्रूणपोष प्रदान करता है, ठीक है। ये भ्रूणपोष क्या करेगा, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को या विकसित होते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करने का कार्य करता है ये, ठीक है। तो अब देखोगे तो इस पूरी प्रक्रिया में बीजांड में कितनी बार निषेचन हुआ, 2 बार निषेचन हुआ। पहले वाले में निषेचन में क्या बना, भ्रूण बना। पहले वाले में क्या बन रहा है, भ्रूण, ठीक है। पहले वाले में क्या बन रहा है, भ्रूण। दूसरे वाले में क्या बन रहा है, भ्रूणपोष। तो इस तरीके से पादपों में, है ना, निषेचन की प्रक्रिया 2 बार संपन्न होती है। इसीलिए निषेचन को हम द्विनिषेचन बोलते हैं, है ना। पादपों में यह निषेचन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्विनिषेचन प्रक्रिया, या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन बोलते हैं इसका। जो सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जिन्होंने जो खोज की थी, नवाशीन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इतना साइंटिस्ट के नाम आपसे एग्जाम में पूछेंगे नहीं, आपको सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, द्विनिषेचन की प्रक्रिया, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो क्या हुआ कि परागण के पश्चात परागकण स्त्री केसर पे पहुंचे,
स्त्री केसर ने इन परागकणों का अवलोकन किया कि यही एक ही मेरी जाति का ही है। उसके बाद क्या हुआ, एक कुछ रसायन स्रावित हुए जिसकी वजह से इसके अंदर जो नर युग्मक हैं वो एक नलिका विकसित करते हैं। नलिका विकसित होने के साथ साथ ये नलिका के द्वारा कहाँ पे प्रवेश कर जाते हैं, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं। इसी बीजांड में क्या है, अंड कोशिका पाई जाती है, साथ साथ में बहुत सारे और कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, इस अंड कोशिका से एक नर युग्मक क्या संलयित हो जाता है और संलयन होने के बाद भ्रूण बनाता है। यही भ्रूण आगे जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, यही आगे चल के भ्रूण बनाएगा जो कि एक नई संतति उत्पन्न करेगा। लेकिन दूसरा नर युग्मक किसके साथ, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ संलयित हो जाता है और क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है जो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषक पदार्थ प्रदान करता है। इस तरीके से इस पूरे पादप में 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। पहले वाले निषेचन में भ्रूण बनता है, दूसरे वाले निषेचन में भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, अब ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन की प्रक्रिया से, है ना। इसके बारे में किसने बताया, नवाश्चीन नामक वैज्ञानिक ने आपको बताया था। ठीक है, और अब देखिए, अब निषेचन होने के पश्चात क्या होगा, अब निषेचन होने के पश्चात अब ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, पूरा का पूरा जो बीजांड है ये परिवर्तित हो जाता है किसी में, ये अंडाशय किसी न किसी में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं जरा थोड़ा सा। तो हमने क्या कि निषेचन के पश्चात, है ना, निषेचन के पश्चात क्या होगा, निषेचन के पश्चात जो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीजांड यानी कि जिसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं, ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, सीड में, है ना, सीड में परिवर्तित हो जाएगा, या जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीज में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि बीज बन जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, और ये पूरा जो अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, अंडाशय या इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी, ये परिवर्तित हो जाता है फल में। ठीक है, फल में परिवर्तित हो जाता है। बाकी जितनी भी बाकी चीजें हैं, स्टाइल, स्टिग्मा यानी कि वर्तिका, वर्तिकाग्र, पुंकेसर, बाकी जितनी भी चीजें हैं, फिर बाह्य दल आपको दिखाई देगा, वो सारे के सारे मुरझाकर गिर जाते हैं। ठीक है, उनका क्या होगा, बाकी की चीजें मुरझाकर गिर जाएंगी, बचेगा क्या, सिर्फ ये फल बचेगा, है ना। और फल के अंदर क्या होगा, सीड होगा। अब हम इस सीड के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अब इस बीज के बारे में देखने वाले हैं कि बीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ठीक है, इस बीज के बारे में, तो इसीलिए इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है आपको। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के पश्चात जो बीजांड है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस बीज की संरचना अगर हम देखेंगे तो बीज में क्या क्या चीजें, जैसे बीज, एक एग्जांपल अगर आप ले लो तो जो चना है ना, चने का अगर सीड अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके का सीड दिखाई देता है ना। डायग्राम शायद थोड़ा उतना अच्छा ना बना हो, लेकिन कुछ इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक, इसमें कौन कौन सी संरचना होगी, सबसे बाहर इसका आवरण दिखाई देगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं बीज के भाग। बीज के भाग, पहला भाग हो जाएगा बीजावरण, सीड कोट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ठीक है, बीजावरण यानी कि अब बीज के बाहर जो है आपके 2 आवरण दिखाई देते हैं, है ना, एक मोटी और एक पतली। तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं, जो सबसे ऊपरी भाग को बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। ठीक है, दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं टैगमेन। टेस्टा और टैगमेन, ये 2 बीज के आवरण रहते हैं जो सबसे ऊपर पाया जाता है। ठीक, पहला। दूसरा, और क्या पाया जाता है बीज में, बीज के अंदर, क्योंकि एक नया भ्रूण जो है वो विकसित होने वाला है, तो नया भ्रूण के विकसित होने में क्या चाहिए, पोषक पदार्थ भी तो चाहिए, भोजन संचित भी तो रहना चाहिए, है ना। तो भोजन का जो संचय है वो कौन करता है, बीज पत्र, या इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन यानी कि बीज पत्र, बीज पत्र। ठीक है, ये क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का काम, भोजन को संचय करने का काम करता है, भोजन को संचय करने का कार्य करता है। ठीक है, कॉटिलीडन्स जिसको बोला जाता है। ठीक,
उसके बाद और क्या चीजें पाई जाती हैं, और उसमें दो मुख्य और पाई जाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक को प्ल्यूम्यूल या जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांकुर, और लास्ट एक होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल या जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, मूलांकुर। ये इसके मुख्य भाग हो जाते हैं। थोड़ा चित्र के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, अब बीज का एक थोड़ा सा चित्र देख लें। अगर हम इसको अगर हम खोलेंगे, खोल के अगर देखते हैं इसके अंदर वाले पार्ट को, तो कुछ इस तरीके से संरचना दिखाई देती है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर लें। हर एक डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं, देखो ये ऊपर वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रांकुर, ये वाला भाग हो जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रांकुर बोलेंगे। नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मूलांकुर, मूलांकुर। ठीक है, अब ये मूलांकुर और प्रांकुर का काम क्या है, यही तो है। आगे जाके जब ये और विकसित होगा तो इस प्रांकुर से क्या निकलेगा, इस प्रांकुर से ये प्रांकुर आगे विकसित होकर तने का निर्माण करेगा, यानी कि तना बनाएगा, यानी कि स्टेम बनाएगा। स्टेम में आपको पता है पत्तियां होती हैं, है ना, और ऊपर आपको क्या मिलेगा, तना मिलेगा, शाखाएं मिलेंगी, वो सारा इसी से विकसित होगा। उसके बाद मूलांकुर, ये मूलांकुर क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा, है ना, रूट सिस्टम डेवलप करने वाला है ये मूलांकुर। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जहां पे भोजन संचित रहता है, जिसका नाम क्या है, भोजन संचित होने को बीज पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीज पत्र। ठीक, तो ये इसकी मुख्य संरचना हो गई है, और इस तरीके से हम पादपों में लैंगिक जनन को संपन्न कर चुके हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और चीजें हैं अगर आपको पढ़नी है, बस एनसीईआरटी में इतनी चीजें दी हुई हैं तो इतने ही सफिशिएंट आपके लिए हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना। अब जब ये क्या इसमें से वृद्धि होगी तो उसी को हम अंकुरण बोल देते हैं। बीज को अगर रख दोगे फिर आप देखोगे कलिका निकल रही है छोटी सी, है ना, तो वो क्या है, वो अंकुरण, उस प्रक्रिया को हम लोग अंकुरण प्रक्रिया बोलते हैं। बस सिंपल इतनी सी चीजें हैं। ठीक, आई होप आपको ये पूरी जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है पादपों में वो आपको समझ में आ गई होगी। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम इस टॉपिक में, इस दो वीडियो में लगातार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से अध्ययन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल में बने रहना पड़ेगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जाएं, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का भी आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि आपको जब भी नई वीडियो बनेगी तो आपको तुरंत उसको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और साथ में ऐसे ही पढ़ते रहें, और इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करवाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव, और साथ साथ में इस चैप्टर के जो भी प्रश्न उत्तर बनते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन में, PYQs वगैरह। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, लाइक जरूर कीजिएगा इसको, और आपको कौन से वीडियोस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, तो उसमें परिचर्चा जो है और हो सकती है बड़ी। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें।